जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आप लोग से माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि आजकल मैं यूट्यूब पे या फिर सोशल मीडिया पे कम एक्टिव हूँ। उसका रीज़न मैं आप लोग को बता देता हूँ। मेरा एएसओ इन सीएसएस का ट्रेनिंग चल रहा है, वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है, स्केड्यूल थोड़ा टाइट रहता है, तो मैं उस तरीके से एक्टिव नहीं हूँ जितना मैं पहले एक्टिव रहता था। उसी के साथ साथ मेरी कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जैसे कि मैं 2 प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप भी रन करता हूँ टारगेट वाला। जैसे कि आप लोग जानते हो, यूपी पुलिस वाला, यूपी लेखपाल वाला, तो उसके लिए भी मैं फुली डेडिकेटेड हूँ क्योंकि मैं जो करता हूँ मन से करता हूँ। फिर उसके लिए कंटेंट शॉर्टलिस्ट करना, दुनिया भर की चीज़ें हैं, प्रॉपर एक एक बच्चों का रिप्लाई करना, तो उसमें समय चला जाता है। लेकिन आप लोग से वादा करता हूँ कि जैसे मेरी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, एक अलग ही रन में जो है मैं वापस आऊँगा। और अब मैं यूट्यूब पे पढ़ाने की भी सोच रहा हूँ, तो आप लोग मुझसे जुड़े रहना। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, मेरे एसओ गौरव सिंह टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उससे जुड़ जाना। अब जो भी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा उससे रिलेटेड वीडियो और उससे रिलेटेड जो पीडीएफ है आपको वहीं पे मिल जाएगी। और यही नहीं, अब मैं एसएससी के लिए भी चीज़ें शुरू करने वाला हूँ, जो आपकी अदर एग्जाम्स है उसके लिए भी शुरू करने वाला हूँ। खैर, हम लोग आज वाली वीडियो पे बात करते हैं। पिछली कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि डीबी का प्रोसेस क्या होता है, पीएसटी में क्या होता है, रनिंग का में क्या क्या होता है, गलतियाँ क्या क्या कर सकते हो, मेडिकल में क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं। लेकिन उसके बाद भी मैं मानता हूं कि कोई भी कितनी बड़ी भी वीडियो बना ले, उसमें हर एक चीज़ कवर नहीं कर सकता। बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, अलग अलग बच्चे अलग अलग गलतियां किए होते हैं, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। तो मैंने क्या किया, उस वीडियो पे जितने कमेंट्स आए थे मैंने सबको पढ़ा और कुछ कमेंट्स को मैंने शॉर्टलिस्ट कर लिया जो कि कॉमन है, जो कि मैंने उस वीडियो में उतने अच्छे तरीके से या फिर कवर नहीं किया था। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपका भी कोई कंफ्यूजन होगा तो 100% इन क्वेश्चंस में वो कवर हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में ही देख के स्किप मत करना कि मेरा वाला नहीं है, आप लास्ट तक देखना, आपका हर एक कंफ्यूजन जो है क्लियर हो जाएगा। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लास्ट टाइम पे आप किसी गलती की वजह से बाहर हो जाओ, उससे बेटर है कि आज देख के उसका प्रिकॉशन ले लो, उस पर काम करना शुरू कर दो, या फिर अगर वो आपके बस में है तो उसको जो है सही करा लो। तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को जो है लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने जो लिखा है, वैसे तो आगे पीछे हो गया, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने लिखा है कि जैसा कि अभी बता दिया गया कि डीबी आपका जो है मई के पहले हफ्ते में होगा, तो उसके बाद फिजिकल के लिए कितना समय लगेगा। तो देखो मैं आपको बता दूं, मेरी डीबी थी 17 अप्रैल 2022 को, ठीक है। और मेरा जो रनिंग हुआ था वो मई 7 या 8 मई 2022 को हुआ था, जहां तक मुझे याद है। तो 15-20 दिन का समय मुझे मिला था और मुझे लगता है इतना ही विद इन 1 मंथ जो है आपका डीबी से रनिंग हो जाएगा। एक ही मेरिट आती है, डीबीपीएसटी वाली ही रनिंग की भी होती है, लेकिन एडमिट कार्ड आपके 2 बार जारी होते हैं। एक बार आपके डीबीपीएसटी का एडमिट कार्ड जारी होगा, एक बार जो है आप जब डीबीपीएसटी क्लियर कर लोगे तो आपका रनिंग का एडमिट कार्ड जारी होगा। तो मुझे लगता है कि ये वाला कंफ्यूजन आप लोग का क्लियर हो गया। अगली चीज की डिजी लॉकर वाली डिग्री जो है चल जाएगी क्या। तो देखो, वैसे तो डिजी लॉकर को कानूनी मान्यता प्राप्त है, सरकार ने बोल दिया है कि वो जो है लीगली एक्सेप्टेड है। लेकिन फिर भी अगर आपको अपना सीरियल नंबर, आपको अपना जो है जो डिग्री का एप्लीकेशन नंबर होता है या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो अगर आपको पता है तो आप ऑनलाइन या फिर जाके अपने यूनिवर्सिटी पे वो डिग्री निकलवा सकते हो, उसकी डुप्लीकेट कॉपी, अगर वो खो भी गई है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा, हालांकि चल आपकी डिजी लॉकर वाली भी जाएगी, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप हार्ड कॉपी लेके जाओ, ठीक है। क्योंकि वहाँ जो बैठे होते हैं वो सब इंस्पेक्टर ही होते हैं, इतने बहुत 30 मार खान नहीं होते हैं। तो हो सकता है क्वेश्चन आंसर कर दे, या फिर आपके डीबी में लेट कर दे, या फिर आपको एक्सटेंड दे दे कि आप अगली बार आना, आपका तब डीबी चेक होगा। तो उसके लिए अभी टाइम है, आप अपना निकलवा लो अगर निकलवा सकते हो तो, नहीं तो चल जाएगी, ठीक है। प्रोविजनल चल जाएगी क्या। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर डिग्री नहीं मिलेगी, 3 साल बाद मिलेगी, ठीक है। हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसा रूल है या फिर नहीं है। तो अगर देखो नहीं मिलेगी तब तो प्रोविजनल मजबूरी है लेके जाना और उनका एक्सेप्ट करना भी, क्योंकि आप फिर उनको चैलेंज कर दोगे। लेकिन अगर डिग्री मिल सकती है, आप अपने एंड से कोई लापरवाही मत करना। भर्ती बोर्ड ने क्लियर कर रखा था कि आपको ओरिजिनल डिग्री दिखाना पड़ेगा डीबी में। तो अगर निकल सकती है तो निकलवा लेना, दौड़ भाग कर लो, पता कर लो। अगर नहीं निकल सकती है तो प्रोविजनल जो है लेके जाओ, एक्सेप्ट हो जाएगी, ऐसी कोई समस्या नहीं है। अगली चीज, रनिंग में चश्मा पहन के जा सकते हैं। भाई बिल्कुल जा सकते हो। रनिंग के दिन चश्मा और इन सब चीज़ों से, मेडिकल से रिलेटेड कोई इशू नहीं होता। आपका ना नॉकनी चेक होता है ना फ्लैट फिट, उस दिन केवल रनिंग चेक होती है। आप 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर 48 मीटर दौड़ पाते हैं या नहीं, या फिर लड़कियां जो है 16 मिनट में जो है 24 मीटर दौड़ पाती हैं कि नहीं, उस दिन केवल ये चेक होता है। तो आप बिल्कुल जो है रनिंग वाले दिन चश्मा पहन के जा सकते हो, आप जीन्स पहन के जा सकते हो, आपको जो पहन के जाना है जाओ। सिंपली है कि वहाँ आप जो है विद इन टाइम अपनी रेस कंप्लीट करो। अगली चीज, 3 साल की मार्कशीट लगेगी या फाइनल डिग्री, दोनों लगेगी आपकी, ठीक है। आप दोनों लेके जाना। आप अपनी 3 साल की मार्कशीट भी, जिसने बीटेक कर रखा है 4 साल की मार्कशीट, उसके साथ जो आपकी डिग्री मिली है वो भी लेके जाना, ठीक है। जितने भी डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे, आपने भले अपलोड किया है नहीं किया, आप सब लेके जाना, सब वहाँ पे चेक होगा।
चश्मा अलाउड है कि नहीं, तो देखो आप चश्मा लगाते हो नहीं लगाते हो उससे कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि सबकी जो है रीजन चश्मा लगाने का अलग अलग होता है। किसी का पावर कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। सिंपल सीधी सी बात सुनो, दोनों आंख आपकी 6/6 होनी चाहिए, बिना चश्मे के वहाँ पे जो है 6/6 होनी चाहिए जब आपका मेडिकल होगा। ठीक है, तो आप बिना चश्मे के अगर 6/6 देख सकते हो तो आपके लिए चश्मा भी अलाउड है। अगर नहीं देख सकते हो तो अपना कोई उपाय देखो, डॉक्टर से मिलो, लेजर करवा लेना। लेजर के बारे में अभी हम लोग आगे बात करेंगे। तो हाँ, चश्मा किस लिए अलाउड है, किस लिए अलाउड नहीं है, मुझे लगता है कि अब मैंने आपको क्लियर कर दिया। हाथ पे, पेट पे ऑपरेशन के कट के निशान है। जैसे बहुत सारी मेरी बहनें मैसेज की कि सर हम शादीशुदा हैं, हमारा ऑपरेशन से बच्चा हुआ था, तो पेट पे कट के मार्क्स। कट के मार्क्स से कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। वो भी जो बैठे हैं वहाँ भी महिलाएं होंगी, पुरुष भी होंगी, ये एक बायोलॉजिकल चीज़ है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नॉर्मली भी कहीं चोट लग गई है, कट के निशान है, टाँके के निशान है, उससे कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। स्किन पे कोई दाग धब्बा है, किसी का चेहरा खराब है, चेहरे पे स्कार्स हैं, दाग धब्बे हैं, कहीं सफ़ेद दाग है, उन सब चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वहाँ आपका सुंदरता जज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो कट मार्क्स से कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश का AWS मान होगा या फिर कोई सर्टिफिकेट इंग्लिश में है, सेंट्रल फॉर्मेट पे है, तो वो मान्य होगा कि नहीं। आपका इंग्लिश वाला भी मान्य होगा, लेकिन वो जारी होना चाहिए आपके तहसील से या फिर आपके जो है मतलब तहसील से ही। जो अथॉरिटी है वो SDM या तहसीलदार होना चाहिए, बाकी फॉर्मेट मैटर नहीं करता, वो आपका चल जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस भी सवाल का आपको उत्तर मिल गया। अगला सवाल कि मम्मी पापा मेरे नाम पे जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट है, कहीं कुमारी देवी लिखा है, कहीं देवी कुमारी लिखा है, इस तरीके के जो मिस्टेक्स हैं, अगर वो अब करेक्ट नहीं हो पा रहे हैं आपके डिग्री पे या फिर उन सभी जगहों पे, तो आप एक काम करना, आप एफिडेविट बनवा के ले जाना, आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान देना कि एक ही बंदे या फिर एक ही बहन के जो है डॉक्यूमेंट में कई सारी गलतियां ना हो, क्योंकि फिर वो आप हो सकता है आप सही हो, लेकिन वहाँ पे वो जो है कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर आपको जो है रीडीवी दे देंगे या फिर आपको जो है होल्ड पे रख देंगे, विथ होल्ड कर देंगे। तो ये चीज़ें ध्यान देना। अगर एक आध पूरे डिग्री में 10th से लेकर ग्रेजुएशन तक सर्टिफिकेट वगैरह सब में एक आध कहीं गलती है तो वो चल जाएगा एफिडेविट से, आपके कोई डरने वाली बात नहीं है। अगला सवाल है कि दांत खराब है, दांत पीले हैं, दांत खोखले हो गए हैं, दांत टूट गए हैं, या फिर आगे के दांत नहीं है, अंदर के दांत नहीं है। तो देखो, वैसे तो दांत चेक होता नहीं है, ठीक, दांत का कोई इशू नहीं है वैसे भी। उसके बाद मैं बता रहा हूँ 100-150 रुपये में भी दांत लगते हैं, तो अगर आपको इतना डर हो तो आप दांत लगवा के जाना, लेकिन दांत वगैरह चेक नहीं होता है। लेकिन आप ये मत सोचना कि 3200 दांत मेरे नहीं है, इतने दांत होने चाहिए कि आप अपना खाना खा सको, आप एनर्जी एब्जॉर्ब कर सको, अपनी ड्यूटी कर सको, ठीक है। हालांकि वो चेक नहीं होता है, बट फिर भी ऐसा एबनॉर्मल नहीं होना चाहिए कि दांत ही नहीं है मुंह में, ठीक है। बाकी 1-2 दांत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको लगवा भी सकते हो, बिना लगवाए भी जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगला सवाल, बहुत सारे भाई बहुत सारे बहन मतलब जिसका जो भी है वो पूछ रहे थे कि पाइल्स है, कुछ भाई लोग कह रहे थे कि हाइड्रोसील है। तो देखो, मेरा जो पैनल था, मेरा बनारस में जो है मेडिकल हुआ था, बनारस पुलिस लाइन में, तो मेरे पैनल में ना हाइड्रोसील चेक हुआ था ना पाइल्स चेक हुआ था, लेकिन कई सारे जिलों में जो है ये दोनों चीज़ चेक हुआ था। तो आप रेडी रहो कि आपके यहाँ ये चेक हो सकता है। अगर आपको पाइल्स है तो आप रनिंग के जस्ट बाद ऑपरेशन करवा लेना, अगर हाइड्रोसील है तो रनिंग के जस्ट बाद आप लोग ऑपरेशन करवा लेना, सूख जाएगा। और नहीं सूखा होगा तो आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाना, आपको री मेडिकल या फिर थोड़ा सा उसमें डिले मिल जाएगा, लेकिन हाँ आपका चेक हो सकता है और इसके बिहाफ पे आपको रीमेडिकल भी दिया जा सकता है और बाहर भी किया जा सकता है, अगर सीवियर केस हो पाइल्स का, सीवियर केस हो हाइड्रोसील का, ठीक है। थोड़ा बहुत चल जाएगा, थोड़ा बहुत ऑपरेट और दवा करके ठीक भी हो जाता है। अगली चीज़, वेरिकोज वेंस चेक होता है क्या? बिल्कुल चेक होता है वेरिकोज वेंस। अगर आपके पैर में नसें एक जगह सारी इकट्ठी हैं तो उसका आप इलाज करा लो, जो भी डॉक्टर हो, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, मुझे उसकी टर्मिनोलॉजी नहीं पता है, वो कैसे ठीक होता है, क्या ठीक नहीं होता है। आप या तो कोई और वीडियो देख लो वेरिकोज वेंस पे, या फिर किसी डॉक्टर से मिल लो, अगर आपको वेरिकोज वेंस है तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, चेक होता है, ठीक है। अगली चीज़, टैटू है, ठीक है। हाथों पे छोटा सा टैटू है, मैंने माँ बाप का नाम लिखवा रखा है, मैंने अपने पत्नी का, गर्लफ्रेंड का नाम लिखवा रखा है, भगवान का नाम लिखवा रखा है। तो आपको बता दूं कि छोटा मोटा टैटू मैटर नहीं करता, लेकिन वो धार्मिक प्रतीक नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप एक गवर्नमेंट सर्विस में जा रहे हो तो आपको ये माना जाएगा कि आप जो है सेकुलर रहोगे, आप धार्मिक चिन्ह ऐसा कुछ नहीं बना सकते जिससे कल को जो है आपकी ड्यूटी में या फिर कल को जो है आप ट्रेनिंग सेंटर में जाओ तो कोई चीज़ उससे क्रिएट हो जाए, कोई अराजक चीज़ें वो क्रिएट हो जाए, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। वैसे कुछ भगवान का फोटो है, मम्मी पापा का नाम लिखा रखा है, कोई नॉर्मल टैटू है तो वो सब चल जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कोई उल्टा सीधा बंदूक का बनवा रखा है
ठीक है, तलवार छुरी कुछ बनवा रखा है तो भाई मिटता है, मिटवा दो, दाग धब्बे से कोई दिक्कत नहीं होता है। तो टैटू का इशू जो है मुझे लगता है मैंने बता दिया। अगर कोई बहुत बड़ा टैटू कहीं बनवा रखा है तो भाई मिल के हटवा लेना, ठीक है। बाकी छोटे मोटे टैटू चले जाएंगे। धार्मिक प्रतीक वगैरह हो कुछ मार्कर टाइप का तो उसको जो है साफ करवा लेना, मिटवा लेना। अगली चीज़ लेजर सर्जरी, लेजिक सर्जरी जो कि आंखों के लिए है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि चश्मा लगाते हैं 6x6 नहीं है, तो देखो बहुत सारे लोग कह रहे थे लेजिक सर्जरी करा तो लेंगे, चेक होगा क्या? देखो मशीन से वहाँ पे आंखें आपकी चेक नहीं होती है, टॉर्च जला के चेक करते हैं वो। तो आप लेजिक सर्जरी करा सकते हो, लेजर सर्जरी करा सकते हो, अभी मत कराना। रनिंग के बाद आपको आराम से 40 से 45 दिन मिनिमम मिलेगा और उसमें वो चीज़ हो भी जाएगी। वो चीज़ करा के जाना, ऐसा कुछ भी चेक नहीं होता है, ठीक है। आप अपना लेजर जो है आराम से करा सकते हो, बहुत महंगा भी नहीं है। अगर आपकी आंखें कमज़ोर हैं तो आप इसके थ्रू जा सकते हो। अगली चीज़, डुप्लीकेट मार्कशीट चल जाएगी कि नहीं? तो देखो डुप्लीकेट मार्कशीट बिल्कुल चल जाएगी। अगर आपने डॉक्यूमेंट जब अपलोड किया था तो उसमें भी डुप्लीकेट वाला ही किया था, ठीक है। अगर आपने उस टाइम डुप्लीकेट नहीं किया था, ओरिजिनल किया था, बाद में आपका मार्कशीट या फिर कोई सर्टिफिकेट खो गया, आपने उसका डुप्लीकेट बनवाया, तो आप इसके लिए एक एफिडेविट बनवा के ले जाना कि मैंने वहाँ पे ये अपलोड किया है, बाद में मेरा ऐसे ऐसी चीज़ें हुई, वो खो गया जिसकी वजह से मैं डुप्लीकेट निकलवाया हूँ, तब वो मान्य हो जाएगा। लेकिन अगर आप वहाँ पे कुछ और अपलोड किए हो, अगर आप कोई और लेके जाते हो, उसका सीरियल नंबर चेंज हो जाता है या फिर ईयर चेंज हो जाता है, प्रिंटिंग ईयर वगैरह, तो वहाँ पे जो है वो कंफ्यूज हो सकते हैं और कंफ्यूजन में आपको विथ होल्ड कर सकते हैं, आगे आपको रीड भी दे सकते हैं। तो इसके लिए जो है एक अगर दोनों जगह सेम है, डुप्लीकेट ही अपलोड किए हो और डुप्लीकेट ही लेके जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वहाँ कोई और अपलोड किए हो, यहाँ डुप्लीकेट लेके जाओगे डीवी में, तो एक एफिडेविट जरूर से लेके जाना। अगली चीज़, फ्लैट फिट सही होता है कि नहीं? तो देखो आपको बता दूं कि फ्लैट फिट में मेरे पैनल पे बहुत ज़्यादा लोग बाहर कर दिए गए थे। फ्लैट फिट ठीक होता है, थोड़ा बहुत गैप बन जाता है। आप लगातार वो वाले जूते पहनो जो फ्लैट फिट के लिए आता है, फ्लैट फिट सही करने के लिए, ठीक है। वैसे नेचुरली ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जो चीज़ नेचुरल है आपको भी पता है कि उसके सही होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और फ्लैट फिट में बाहर कर दिया जाता है। बाकी आप लोग जानते हो यूपी में चीज़ें कुछ चलती भी हैं, तो अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो आप अपनी जो है तैयारी करो रनिंग की, आगे वो चीज़ हो भी सकती है। 90% केसेस में लोग पास हो जाते हैं, 10% केस में अगर किसी की किस्मत ही खराब रही तो जो है बहुत सीवियर फ्लैट फिट रहा, एकदम ही फ्लैट है, वहाँ पे कोई गुंजाइश ही नहीं है, तभी बाहर होंगे, ठीक है। तो फ्लैट फिट के लिए जूते वगैरह भी आते हैं जो कि आप पहन के लगातार जो है थोड़ा सा गैप क्रिएट कर सकते हैं। अगली चीज़, हाइट थोड़ा कम है, चल जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा, आपको पहले बता रहा हूँ, क्योंकि हाइट आपका यही नहीं ट्रेनिंग सेंटर पे भी मापा जाता है। जब आप जाओगे तो आपके पैनल पे भी सवाल खड़ा किए जा सकते हैं। अगर आप मान लो आपके यहाँ 167 ही निकला, वहाँ जाके आपने यहाँ किसी गलत तरीके से भी आप यहाँ पे घुस गए, और आप जब ट्रेनिंग सेंटर पे जाते हो आपका वेट और हाइट मेजरमेंट होता है, वहाँ पे अगर वो ऑब्जेक्शन करेंगे तो आपके पैनल की जांच होगी, उसमें आगे कार्रवाई भी हो सकती है। तो बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि आपको हाइट में रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि कोई भी अपनी नौकरी पे आके वो रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि साफ साफ चीज़ें लिखी होती हैं कि इस बंदे की हाइट किस पैनल पे नपी थी और उस पैनल में कौन कौन थे, उस पैनल में पीटीआई कौन था जिसने इसको नापा था, ठीक है। तो अगर आपकी हाइट सही है, 168 सेंटीमीटर है, लड़कियों की 152 है, या फिर जिस भी कैटेगरी में जितना लिखा हुआ है जो कि नॉर्म्स है, उसको अगर आप फुलफिल कर रहे हो तो ठीक है। अदरवाइज आपको दिक्कत हो सकती है डेफिनेटली। और मैं आपको और बता दूं एक बार, अगर आपको अपने हिसाब से लगता है कि मेरी हाइट एग्जैक्ट 168 है, तो वहाँ पे आपकी हाइट कम आएगी, या फिर वो किस्मत वाला गेम आपका हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर वो एडजस्ट कर लेंगे तो आप पास हो जाओगे, अगर वो वहाँ पे एडजस्ट नहीं किया आपके साथ तो आप फेल कर दिए जाओगे, डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे, क्योंकि हाइट वो दबा के नापते हैं। आपके पेट पे मुक्का मारेंगे कि थोड़ा सा, बहुत लोग करते हैं ना, ऐसे कर लेते हैं, तो आपको पेट पे मुक्का मारेंगे, आपको सांस खींचने नहीं देंगे, आपका सर थोड़ा दबाएंगे, तो उस हिसाब से चीज़ें चेक होती हैं। तो इसके लिए जो है तैयार रहना। हाइट में ये वाली इशू अगर आपकी एग्जैक्ट बाउंड्री पे तो हो सकती है। हाथ चिपक जाते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर जब हम ऐसे हाथ करते हैं, जैसे आप देख रहे होगे कि मेरे यहाँ पे गैप है, तो बहुत सारे लोग को क्या होता है कि ये दोनों ऐसे चिपक जाता है। तो देखो मेरे टाइम पे ये ऐसे करा के चेक नहीं किए थे, लेकिन वो हाथ ऐसे देखे थे, ठीक है। वो अनुभवी होते हैं जो ऑर्थो वाले डॉक्टर होते हैं, तो वो बाहर से ही देख के उनको पता चल जाएगा कि आपके एंगल कितना बन रहा है, ये हाथ आपका चिपकेगा कि नहीं। बट ये इतना बड़ा वो नहीं है, इस पर आप अगर आपका थोड़ा चिपक भी रहा है, थोड़ा बहुत भी गैप है, तो इसमें आप पास हो जाओगे, घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी चेक जो है होता है,
ठीक है। अगली चीज़ की हाथ में पसीना आता है हथेलियों में, तो देखो आर्मी की मेडिकल नहीं है, पसीना वगैरह कुछ चेक नहीं होता है। ठीक है, तो हाथ में अगर पसीना आता है बंद करने पे थोड़ी देर बाद या फिर थोड़ा बहुत, तो इससे जो है कोई दिक्कत नहीं है। अभी बहुत सारे प्रश्न हैं, तो इसको आप वीडियो को लास्ट तक देखना, आपका जो प्रश्न है वो भी आ जाएगा। मैंने ऑलमोस्ट हर एक जेन्युइन प्रश्न जो कि मैंने पिछले वीडियो में कवर नहीं किया था या फिर जो ऐसे हैं मिसलेनियस टाइप, उसको कवर किया है। अगली चीज़, एडिशनल डिटेल्स में एस नो में जो है गलतियां कर दी हैं। बहुत सारे लोग सब में यस कर दिए हैं, बहुत सारे लोग सब में नो कर दिए हैं, क्योंकि वो क्लियर नहीं था कि यस कर सकते हैं या फिर नो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैंने गलती कर दी, उस टाइम पे एक एफिडेविट बनवा लेना, वो डिक्लेरेशन का बना देंगे कि डिक्लेरेशन में ऐसी ऐसी चीज़ें थी, मुझे चीज़ें समझ में नहीं आई, या फिर साइबर कैफे वाले ने जो है ऐसे ऐसे चीज़ें जो है कर दी, तो उसके कलेक्शन के लिए अगर आपको ऐसा लगता है कि उसमें मैंने गलतियां कर दी हैं, तो उसके लिए एफिडेविट बनवा लेना, एक्सेप्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगली चीज़, दोनों आँख 6x6, मैंने आपको आगे भी बताया, बिल्कुल दोनों आँख 6x6 होनी चाहिए आपकी, बिना चश्मे के। ठीक है, एक एक करके वो दोनों आँख चेक करते हैं, आपका एक आँख बंद करा देंगे, सामने चार्ट होगा, आपसे 6x6 वाला पढ़वाएंगे, आपसे हर 6x12 वाला भी पढ़वाएंगे, 6x24 वाला भी पढ़वाएंगे, 6x9 वाला भी पढ़वाएंगे, लेकिन 6x6 पे भी आएंगे। बहुत सारे लोग किस्मत से भी निकल जाते हैं, चार्ट ही रट लेते हैं, क्योंकि चार्ट वायरल हो जाता है, एक दो दिन मेडिकल होता है, चार्ट वायरल हो जाता है कि यही वाला चार्ट है, तो बहुत लोग किस्मत की वजह से भी चले जाते हैं, याद कर लेते हैं पूरा, वो जहाँ हाथ रखते हैं तो वो अपना याद किए रहते हैं और देखे रहते हैं, तो उनको अंदाज़ा भी रहता है कि अच्छा ये वाला लेटर है, तो वो उस हिसाब से कर लेते हैं, तो उसकी बहुत सारे लोग उससे पास भी हो जाते हैं। लेकिन हाँ, 6x6 चाहिए, और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जिन चीज़ों में आगे पीछे किया जा सकता है, तो ये यूपी, मतलब यूपी को अजीब मत लेना कि यूपी है, यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें चलती हैं जो कि मैं खुल कर नहीं बोल पा रहा हूँ, तो आप जो है वहाँ पे राहत आपको मिल सकती है। लेकिन हाँ, कोशिश करना कि अगर बात वहाँ तक ना जाए, पहले ही कुछ उसका इलाज हो जाए, ठीक है, या फिर कुछ उसका जो है सोल्यूशन निकल जाए, वो चीज़ देख लेना। दोनों आँख आपकी 6x6 होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट में फ़ोटो ब्लर है, जो डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड किया 10th का 12th का मार्कशीट, उसमें मेरी फ़ोटो ब्लर है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपकी कोई 10th की फ़ोटो नहीं मिलाएगा कि आप तब कैसे दिखते थे कैसे नहीं दिखते थे। उनको आपके सीरियल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, आपने कितना नंबर पाया है, मतलब जो डाटा आपने भरा है वहाँ पे, वो डाटा एक एक मिलाएंगे। आपकी किस डेट को मार्कशीट इशू हुई थी, क्या सीरियल नंबर है, क्या रोल नंबर है, क्या मार्क्स आए हुए हैं जो कि आपने भरा हुआ है, वो सारी चीज़ मैच करेंगे। फ़ोटो मैच नहीं होता, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। कुछ लोग कह रहे हैं जो मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो अपलोड हो गया लेकिन ब्लर अपलोड हो गया है, तो कैंसिल तो नहीं हो जाएगा। तो देखो, कैंसिल होना होता तो हो चुका होता, ठीक है, आपका अगर कैंसिल होना होता तो हो चुका होता। अगर आप यहाँ तक आ गए हो, ठीक है, तो आप कुछ नहीं होगा, आप जाओ वहाँ पे, वो आपका पहले से प्रिंट निकाल के रखेंगे, आप वो अपना ओरिजिनल देना, थोड़ा बहुत ब्रल हो, बस दिखना चाहिए उनको, तो वो मिला लेंगे, उसमें कोई जो है दिक्कत नहीं आने वाली है। अगली चीज़, एनओसी कब लेना होता है, ठीक है। तो देखो, एनओसी का क्या सीन है, एनओसी उन लोगों के लिए है जो कि पहले से किसी जॉब में है, ठीक है, या तो फिर यूपी पुलिस में ही है, कांस्टेबल है, या फिर किसी अदर जॉब में है। तो आपको बता दूं कि अगर आप यूपी पुलिस में हैं तो सबसे पहले तो आपको फॉर्म भरते टाइम ही जो है एक लिख के देना होता है कि सर मैं जो है इसमें अप्लाई कर रहा हूँ, फिर वो वहाँ पे जो है इशू हो जाता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो एक तो वो भी एनओसी होता है यूपी पुलिस वालों के लिए, तो वही एनओसी होता है कि हाँ मैंने परमिशन ले रखी एग्ज़ाम देने की। और जो दूसरे लोग हैं उनका क्या है कि जब आप ज्वाइनिंग करने आओगे तब आप वहाँ से जो है एक एनओसी लेके आओगे कि जो है यहाँ पे इनका सारा रिकॉर्ड क्लियर है, ठीक है, यहाँ पे इनका कुछ भी पेंडिंग नहीं है और इनका दूसरे डिपार्टमेंट ज्वाइन करने से हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि आप भी जानते हो, आप जब दूसरा डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हो तो आपका वेरिफिकेशन जाता है आपके पुराने डिपार्टमेंट में, तो अगर आप वहाँ पे कुछ गड़बड़ी की हो, आपके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है या फिर कुछ भी दिक्कत है, तो आपके वहाँ से जो है वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होता है, फिर आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाती। तो इसीलिए वो एनओसी लगती है, लेकिन वो ज्वाइनिंग के टाइम लगती है। आप जब ज्वाइन करने जाना तब आप अपने डिपार्टमेंट से एक एनओसी लेके जाना। बाकी जो लोग यूपी पुलिस में पहले से काम कर रहे हैं तो आपकी एनओसी वही है जो आपने फॉर्म भरते टाइम परमिशन ले रखा है, और कोई एनओसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बहुत सारे और भी प्रश्न हैं, आप लोग को बता दूं कि बहुत सारे लोग कह रहे थे मुझे अभी भी पर्सनली मैसेज कर रहे हैं यूपी लेखपाल और यूपीपी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। तो देखो, यूपी लेखपाल तो अभी 6-7 दिन हुआ शुरू हुए, तो यूपीपी वाला ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप, यूपी पुलिस वाला, उसमें अब रिवीजन स्टार्ट होने वाला है। तो जिसको जुड़ना है, लास्ट टाइम है, जुड़ जाओ। सारी चीज़ें जो है नए सिरे से मैंने एक बार कंप्लीट करा दी है, उसमें रिवीजन चल रहा है जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि आप भी इतने दिनों में अपनी तैयारी कर ही रहे होगे, ठीक है, अपने तरीके से अच्छे से तैयारी कर रहे होगे। अब उसको मांझने का समय आ गया है, उसको हम लोग बार बार जो है
टारगेटेड तरीके से उसको जो हम लोग कंप्लीट करेंगे और एग्जाम तक आपका हम लोग का 270 275 तक का टारगेट है कि सारे बच्चों को वहाँ तक लेके जाएं। और जैसे कि आप लोग को पता है जीके बहुत अच्छे तरीके से कराता हूँ, और वही जो है आपको दूसरे बच्चों से जो है अलग कर देगी, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग में आप लीड नहीं ले पाओगे, हिंदी में उतना लीड ले नहीं पाओगे, और जीके खुद से जब बच्चे पढ़ने जाते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस में जो है फंस के रह जाते हैं। तो जिसको भी जुड़ना है जुड़ जाना, इसी वीडियो के नीचे मैं लिंक भी डाल दूंगा, यूपी पुलिस टेलीग्राम टारगेट ग्रुप का भी और लेखपाल टारगेट ग्रुप का भी। अब हम लोग जो है आगे कंटिन्यू करते हैं। अब बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारे लोग नहीं, ये तो बहुत रेयर चीज़ें हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि सर हाथ में और पैर में 6 उंगली है। तो देखो छांगूर होने से कोई दिक्कत नहीं होता, वो बाई बर्थ होते हैं। यहाँ छोटी सी उंगली यहाँ से निकली है या फिर पैर में 6 उंगली है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आप जो है मेडिकल में जो है बाहर नहीं किए जाओगे। लेकिन हाँ, अब ये मत कहना कि सर 5 की जगह 4 ही उंगली है, ठीक है। अगर आपकी उंगली कट गई, ठीक है, थोड़ी सी भी कट गई, तो आप फिर बाहर कर दिए जाओगे। ड्यूटी में रहते हुए आपका पूरा हाथ कट जाए, डिपार्टमेंट आपको झेल ले जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपकी उंगली कटी है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ लोग कह रहे थे कि नाखून नहीं है, तो इन सब चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं है। आपके सारे पोर्स होने चाहिए हाथ और पैर के, कुछ कटा पिटा नहीं होना चाहिए कि कभी कुछ एक्सीडेंट हुआ जिसमें कोई चीज़ कट गई थी, उंगली का एक पोर्शन कट गया, तो उसमें जो है आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। बाकी 6 उंगली से हाथ या पैर में कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ लोग कह रहे थे कि पैर का अंगूठा जो है वो अंदर की तरफ है और वो जो हड्डी है वो थोड़ी सी बाहर निकली है। अगर वो नेचुरल है, ठीक, आपका काम काज करने की वजह से, जूता चप्पल पहनने की वजह से वैसा हो गया है, तो वो चल जाएगा। बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि चोट लगी थी आपको कोई पुरानी, जिसमें आपकी हड्डी ही बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस हो गई, जिसकी वजह से आपको चलने में दिक्कत हो रही है। ऐसा विभाग मानेगा कि कल को आप ड्यूटी करोगे, जूते पहने होगे, तो आप जो है कंफर्टेबल नहीं रहोगे, तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। बाकी नॉर्मल है, थोड़ा बहुत वो अंदर है, थोड़ा बहुत हड्डी निकला है, तो उससे जो है आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि सर हड्डी टूटी है, उसमें रॉड पड़ा है, कोई दिक्कत होगी क्या? तो देखो, हड्डी टूटी है, अंदर रॉड पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं हो, कोई एक्सरे नहीं होता वहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल चीज़ें बाहर से दिख रही हैं, जैसे हड्डी टूटती है, कुछ लोग का बहुत टेढ़ा हो जाता है हाथ, ठीक है, ये हड्डी बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाती है, या फिर पैर टूटता है तो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल हो जाता है, तब आपको वहाँ पे दिक्कत होगा, ठीक। स्किन पे काट के ऑपरेशन हुआ है, अंदर क्या चीज़ें हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है अगर एबनॉर्मल नहीं दिख रहा है। मैं मानता हूँ कि एक बार हड्डी टूटती है तो नॉर्मल ओरिजिनल जैसा नहीं दिखता, बट थोड़ा बहुत एबनॉर्मेलिटी चल जाएगी, बहुत ज़्यादा एबनॉर्मेलिटी जो है नहीं चलेगी, ठीक है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि सर एक चेस्ट छोटा है, ये बॉयज़ में थोड़ी सी दिक्कत होती है। कई बार क्या होता है कि कोई, जैसे हमारा एक हाथ मजबूत होता है, एक हाथ वीक होता है, तो कुछ लोग थोड़े बहुत गलत एक्सरसाइज अगर कंटिन्यू 1-2 साल तक कर लेते हैं चेस्ट वगैरह की, तो उनका एक चेस्ट थोड़ा सा जो है छोटा और एक चेस्ट थोड़ा सा जो है उससे अंतर दिखता है। तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि आपको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, आपको मतलब वो बीमारी की वजह से नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अगली चीज़ देख लेते हैं कि डीबीपीएसटी में पोस्ट प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं क्या? बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको बता दूं 2021 में हमसे चॉइस मांगी गई थी। हम जैसे मैंने सिविल पुलिस डाला था, उसके बाद मैंने एफएसएसओ डाला था, उसके बाद मैंने पीएससी डाला था। तो जब मैं डीबी कराने गया था तो मेरे से फिर से चॉइस मांगी गई थी, क्या आप इसको चेंज करना चाहते हैं? मेरी मती मारी गई थी, मैंने उस टाइम भी कहा नहीं, बंदूक वाला दरोगा बनना है, सिविल पुलिस ही चाहिए। नहीं तो मेरी 10वीं रैंक थी, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे, मेरे को एफएसएसओ भी मिल जाता, जिसमें कि बहुत ही आराम की जॉब है। खैर ये सब अलग बात है। तो देखो हमारे टाइम पे 2021 में डीबीपीएसटी में पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने का मौका मिला था। अब इस बार वो देंगे या नहीं देंगे इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट उनको जो है देना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। बट ये टोटली जो है उनके डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है। हमारे टाइम पे ऑप्शन मिला था, सबको ऑप्शन मिला था कि आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं क्या। अब इस बार नोटिफिकेशन में क्या लिखा क्या नहीं लिखा मुझे उसका आइडिया नहीं है। अब कुछ लोग कह रहे थे कि सर बॉयज़ में मैं दौड़ तो लेता हूँ, रनिंग तो कर लेता हूँ, मेरा वेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो मैं वेट की वजह से बाहर तो नहीं कर दिया जाऊँ, मैं 100 किलो का हूँ, 125 किलो का हूँ। तो देखो आपके वेट से किसी को कोई लेना देना नहीं है। अगर आप 4800 मीटर 28 मिनट में दौड़ लेते हैं, आप अपना फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पास कर लेते हैं, तो आपके वेट से किसी को कोई लेना देना नहीं है। तो बॉयज़ में ना वेट मिनिमम वेट का क्राइटेरिया है ना मैक्सिमम वेट का क्राइटेरिया है। बॉयज़ में चेस्ट, फुलाव और ऐसे नॉर्मल जो है नापेंगे वही क्राइटेरिया है। गर्ल्स पूछ रही थी कि सर मिनिमम वेट का तो है, मैक्सिमम वेट, मेरा वेट ज़्यादा है, तो गर्ल्स में भी मैक्सिमम वेट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, मिनिमम वेट का है। मिनिमम वेट आपका 40 kg होना चाहिए। उसी के साथ साथ आप अपनी दौड़ जो है 16 मिनट में 2400 मीटर का कंप्लीट कर लें। अगली चीज़, सर डोमिसाइल खो गया है, डिजी लॉकर वाला चलेगा क्या? देखो आपको एक चीज़ बता दूं कि जो डोमिसाइल होता है, अगर आपको उसका नंबर पता है, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि डिजी लॉकर पे है,
तो अगर आपको उसका नंबर पता है तो आप अपने तहसील से जाके या फिर जो भी अथॉरिटी ने उसको इशू किया, जो इशूइंग अथॉरिटी है, आप वहाँ जाके उसकी दूसरी कॉपी निकलवा सकते हैं, आराम से निकल जाएगी। ठीक, तो आप आराम से जाके अपने तहसील पे उस चीज़ को निकलवा लें। जो चीज़ हो सकती है उसके लिए डिजी लॉकर को क्यों लेके जाना। ठीक, बाई चांस अगर नहीं निकल रहा है तो आप डिजी लॉकर की चीज़ों को प्रिंट आउट करा के ले जाओ, डिजी लॉकर भी मान्य है। अब अगली चीज़ जो कि लास्ट चीज़ है, मुझे लगता है मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस चलेगा कि नहीं? तो देखो, कलर ब्लाइंडनेस नहीं चलता है। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत सारे डिपार्टमेंट में हैं, कलर ब्लाइंड है, चले गए। तो देखो, उनका अपना जुगाड़ रहा होगा, मुझे कुछ उसका आइडिया नहीं है, मुझे उस पर बात नहीं करना है। बट नॉर्मली क्या, एक एक्सट्रीम लेवल पे भी जो है कलर ब्लाइंडनेस को अलाउ नहीं किया जाता है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि कल को आप जाके आपकी जांच होती है, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस ऐसी चीज़ है, हो सकता है आज आपकी आंख 6/6 हो, आप ड्यूटी में जाओ 2 साल बाद आपकी आंख खराब हो जाए या फिर वीक हो जाए आपकी आई साइट, तो आप चश्मा लगाओ। तो कोई ये नहीं कह सकता कि आप चश्मा आज लगाए हो मेडिकल में कैसे पास हो गए। ये तो समय के साथ आंखें थोड़ी सी वीक हो जाती हैं, आई साइट आपकी वीक हो जाती है। लेकिन कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसी चीज़ है कि ये बाई बर्थ होती है, जेनेटिक होती है। तो ऐसा नहीं है कि मेडिकल के टाइम आप कलर ब्लाइंड नहीं थे, बाद में आप कलर ब्लाइंड हो जाओगे। तो अगर गलती से कल को चेक हुआ, गलती से वो चीज़ किसी के पकड़ में आ गई और किसी ने ऑब्जेक्शन किया, तो आपके साथ आपका पैनल भी नप जाएगा। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगा, अगर आप कलर ब्लाइंड हैं तो आप जो है बेल्ट की जॉब देखना छोड़ दो, आप कोई और चीज़ देखो। बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में, पुलिस की वर्दी ही जो है एक ज़िंदगी नहीं है। अभी एक बच्चे ने जो है सुसाइड भी कर लिया, तो और मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं करूँगा, बट यही कहूँगा कि भाई उसने बहुत बड़ी गलती की। ठीक है, क्योंकि अपने माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़ के चले जाना, इससे बड़ी कायरता कुछ नहीं होती है। ठीक है, खैर भाई किस डिप्रेशन में था उसका मुझे अंदाज़ा नहीं है, बट ये एक तरह का कायरता है, मैं मानता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि यही वो सारी चीज़ें थी जो कि बच्चों का कन्फ्यूजन था, आप लोगों का कन्फ्यूजन था। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है इसको क्लियर कर दिया है। अगर अभी भी आप लोगों का कुछ कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं हर एक जेन्युइन कमेंट का फिर से रिप्लाई कर दूंगा। आपको दोबारा कह रहा हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप स्टेट, यूपी स्टेट या फिर किसी भी अदर स्टेट की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर सीजीएल या फिर एसएससी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये चैनल आपके बहुत काम आने वाला है, बहुत ही जेन्युइन गाइडेंस स्ट्रेटजी ही आपको मिलेगी, फालतू चीज़ें यहाँ पे नहीं होंगी। उसी के साथ साथ आप मेरे एएसओ गौरव सिंह टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाना। अभी चीज़ें थोड़ी सी शांत चल रही हैं, क्योंकि मैं जो है थोड़ा सा बिजी हूँ ट्रेनिंग में। जैसे ही मेरी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी, मैं पढ़ाने का सोच रहा हूँ। ठीक है, जो कि आप लोग को एक आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीज़ें मिलेंगी, उसका प्रॉपर पीडीएफ भी मिलेगा टाइप फॉर्मेट में। तो एएसओ गौरव सिंह टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाना। और हाँ, जो लोग इच्छुक हैं, जो लोग जुड़ना चाहते हैं, जो लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं या फिर यूट्यूब पे जो है कमेंट कर रहे हैं कि हमें यूपीपी टेलीग्राम टारगेट ग्रुप में जुड़ना है, लेखपाल टारगेट ग्रुप में जुड़ना है, तो क्रिटिकल टाइम चल रहा है, यूपीपी में रिवीजन चल रहा है, लेखपाल जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो जल्दी से जुड़ जाओ। लेट जुड़ने का कोई मतलब नहीं है, फिर आप चीज़ें कवर नहीं कर पाओगे। इन दोनों ग्रुप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके ज्वाइन हो सकते हो। बाकी उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, लगभग सारी कन्फ्यूजन आपकी अगर कोई हो तो इसमें कवर हो गई हो, बाकी नहीं कवर हुई होगी तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में लिख देना, आपका रिप्लाई कर दूंगा। बाकी अब ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे दिन आप लोग को गाइड करते हुए वीडियो आती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।